तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का आखिरी रिवीजन। मैंने पढ़ा था सर से। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये आयोग जो थे मुझे याद नहीं होते थे, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। तो इसमें है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख किया है। तो 1948 में किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और भारत ने 1948 में मानव अधिकारों के संबंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने मानव अधिकारों के चार्टर पर संयुक्त राष्ट्र में 1948 में हस्ताक्षर भी किए हैं। किंतु मानव अधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास 1993 में हुए। 48 में घोषणा हुई, मतलब हस्ताक्षर किए, 93 में उसके लिए प्रयास किए हैं। फिर मानव अधिकार संरक्षण। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया भारत में, मतलब इस लागू किया गया जैसो भी। और केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। तो केंद्र स्तर पर, केंद्र और राज्य के स्तर पर मानव अधिकार आयोग है, तो इनकी स्थापना का प्रावधान है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर है। फिर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। NHRC के अध्यक्ष यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर होता है। तो राष्ट्रपति की द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होगी, उसकी सिफारिश के आधार पर होगा। फिर उच्च स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति यानी प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, तो दोनों सदनों के जो विपक्षी नेता हैं वो, और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसमें सदस्य की समिति में। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार 5 सदस्यीय निकाय है। मानव अधिकार 5 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता वाला कोई न्यायाधीश होता है अध्यक्ष इसमें मानव अधिकार का, एवं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश हो सकता है। तो हाई कोर्ट वाला कोई न्यायाधीश भी इसका हो सकता है। ऐसे सदस्य जिन्हें मानव अधिकार के संबंध में व्यापक जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। तो ऐसे सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों के संबंध में व्यापक जानकारी होती है और व्यवहारिक अनुभव होते हैं। कम से कम एक महिला सदस्य होना, तो मानव अधिकार के संबंध में जानकारी हो और अनुभव भी हो, और कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित मतलब इसमें है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष होंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब होते हैं, सदस्य होते हैं इनके। इनका काल तो ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु का होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष तक 70 वर्ष की, 3 वर्ष के लिए और 70 वर्ष की आयु तक के लिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यदि भी आयोग में पुनर्निर्वाचन के पात्र होते, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं अध्यक्ष और सदस्य भी। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, तो कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते मानवाधिकार वाले सदस्य। फिर आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित होती है। तो मानवाधिकार के संबंध में आयोग है जी। आयोग प्रति वर्ष अपने दायित्वों के निर्वहन एवं सिफारिश के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में रिपोर्ट देता है और सिफारिशें करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसे कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस। केंद्रीय सतर्कता आयोग
CVC कहते हैं। 1964 में स्थापित हुआ केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1964 में स्थापित हुआ। इनके संस्थानाम की अध्यक्ष वाली भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिश के आधार पर, तो इसकी अध्यक्षता वाली जो है भ्रष्टाचार निरोधी समिति की सिफारिश के आधार पर, भ्रष्टाचार निरोधी जो समिति होगी उसकी सिफारिश के आधार पर ये बनता है। प्रारंभ में सरकार के आदेश द्वारा स्थापना, सरकार के आदेश से इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 है। 64 में स्थापना हुई 1964 में, 2003 में इसका अधिनियम बना। 2003 अधिनियम। संवैधानिक दर्जा, तो ये भी संवैधानिक दर्जा है, और मानवाधिकार वो भी संवैधानिक है। संरचना क्या है इसकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्ष 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इसकी संरचना में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, आयोग की अध्यक्षता, और प्लस 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ये बनता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। समिति में कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा विपक्षों के नेता होते हैं। फिर अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। 4 वर्ष से वर्ष के लिए और 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक केंद्रीय सतर्कता आयोग था ये। अध्यक्ष के सदस्य पुनर्निर्वाचन, ये सब है कि अध्यक्ष जो है सदस्य पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं, पुनर्निर्वाचित होते हैं, किंतु कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते। तो पुनर्नियुक्त हो सकते पर पद धारण दूसरा कोई नहीं कर सकते। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं होते, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होते और किसी विभाग के अधीन नहीं होते हैं। एक स्वतंत्र निकाय है। तो कैसा निकाय है? स्वतंत्र निकाय है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है, कोई न्यायिक अधिकार नहीं है, तो इसे कोई न्याय करने का अधिकार नहीं है। आयोग को न तो किसी आपराधिक दंड देने की शक्ति प्राप्त है और न ही भ्रष्टाचार के आरोपियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने की। तो ना तो ये कोई मामला आरोप से दर्ज कर सकता है और ना ही न्यायालय के इसे अधिकार है। कोई जांच एजेंसी नहीं है, ना कोई ये जांच एजेंसी है। यानी CBI सरकारी कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करवाता है। तो मामले की जांच एजेंसी नहीं है ये, और CBI जैसी कार्यों के माध्यम से जांच करवाती है केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब है लोकपाल और लोक आयुक्त। लोकपाल और लोक आयुक्त क्या है? लोकपाल तथा लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से स्थापित है। तो कब से माध्यम? 2013 के अधिनियम से स्थापित है लोकपाल लोक आयुक्त। संवैधानिक निकाय है। तो कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो लोकपाल और लोक आयुक्त संवैधानिक निकाय है। फिर स्वीडन की अम्ब्रुडिसमैन अवधारणा से प्रेरित है। इस अवधारणा को अपनाने वाले गुयाना प्रथम विकासशील देश है। तो गुयाना है जो, वो प्रथम विकासशील देश है इसे अपनाने वाला। भारत में अम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत की गई। तो केंद्र के विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लोकपाल एवं लोक आयुक्त शब्द सर्वप्रथम प्रयोग LM सिंघवी द्वारा किया गया था। ML सिंघवी द्वारा सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था। गुयाना ने सबसे पहले अपनाया। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसने इसकी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी 1966 में। 1968 में पहली बार लोक विधेयक पारित, किंतु लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त हुए। तो 1968 में पहली बार पारित किया गया, लेकिन वो विघटित हो गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग लोकपाल के गठन की सिफारिश 2002 में आई। फिर लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव पर सिफारिश देने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन हुआ। तो प्रणब मुखर्जी जब थे तो उनके उनके समक्ष मंत्रियों के समूह के गठन हुआ।
2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक जन आंदोलन के प्रभाव में लोक बिल संसद में पारित हुआ। 2013 में क्या हुआ? लोक बिल संसद में पारित हुआ। 16 जनवरी 2014 को संविधान लागू हुआ, अधिनियम लागू हुआ, सॉरी। फिर लोकपाल की संरचना। तो लोकपाल की संरचना में है कि एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, उनमें 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष में है सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचित मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें 8 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर है वो मुख्य न्यायाधीश करता है या अन्य न्यायाधीश कर सकता है। अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिससे प्रशासनिक प्रबंधन के मामले कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो, तो वो इसका सदस्य बन सकता है। लोकपाल लोकायुक्त का अध्यक्ष। अन्य 8 सदस्यों में 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जबकि 4 सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग अथवा महिला श्रेणी से होने चाहिए। तो जो 4 हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे और बाकी बचे 4 हैं या तो अनुसूचित जनजाति से हों या अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों से, महिलाओं से होने चाहिए। फिर अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का और उम्र 70 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। चयन समिति क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा समिति में अच्छा कौन कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद में 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो लोकपाल को अध्यक्ष को यदि हटाना है तो 100 सदस्य अपने हस्तलिखित पत्रिका में साइन करके भेजेंगे। राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है। तो राष्ट्रपति अगर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करता है और आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति लिखित आदेश पर पद से हटा, तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बगैर नहीं। फिर है लोकपाल और क्षेत्राधिकार शक्तियाँ। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, तो प्रधानमंत्री होता है, संसद के सदस्य होते हैं, ABCD अधिकारी, ABCD रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उनके होते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी, जो केंद्र में काम करने वाले अधिकारी हैं वो इनके क्षेत्राधिकार में होते हैं लोकपाल के। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, तो भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार होगा जो कि काय से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा और लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित ना हो, तो उन विषयों पर इन विषयों से संबंधित ना हो उन पर होगा। लोकपाल अधिनियम। तो लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की कुल संपत्ति को सार्वजनिक रूप से घोषित करें। तो इसमें लोकपाल अधिनियम प्रावधान करता है कि लोकपाल जो है, लोकपाल अपनी तथा अपने आश्रित और अपने लोकपाल पर जो आश्रित हैं आश्रितों की कुल संपत्ति को, तब जो लोकपाल बन रहा है और अपने परिवार की जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक रूप से घोषित करे कितनी है। इसके पास CBI की जांच तथा उसे निर्देश देने का अधिकार, यानी CBI की जांच करवा सकता है लोकपाल और आदेश या निर्देश दे सकता है CBI को। लोकपाल एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं। तो सिविल न्यायालय की समान शक्तियाँ होती हैं इनमें। CBI क्रमिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय क्रमिक विभाग के अंतर्गत काम करती है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किसके अंतर्गत काम करती है CBI। तो क्रमिक पेंशन तथा लोक शिकायत, तो क्रमिक
पेंशन क्रमिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। फिर नीति आयोग, हाँ नीति आयोग पहले पढ़ा है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग तो क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित युक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो नीति आयोग क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद होती हैं जो, और विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित जो मुख्यमंत्री होते हैं और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्य, इसके सदस्य कौन होते हैं? तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान से बारी में दो पदेन सदस्य होते हैं। तो तदर्थ सदस्यता प्रमुख अनुसंधान संस्थान में दो पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सचिव का कार्यकारी यानी कौन काम करता है इसमें? तो भारत सरकार का मुख्य सचिव यानी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सचिव होता है। विशेष आमंत्रण, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। फिर गठन, तो गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पहले योजना आयोग था और अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पहले भी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते, तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। उपाध्यक्ष में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त CEO, जो प्रधानमंत्री CEO को नियुक्त करेंगे वो इसकी उपाध्यक्ष होगा। संचालन परिषद, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होंगे वो परिषद के सदस्य होंगे, संचालन परिषद होंगे। पदेन सदस्य कौन होगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद के अधिकतम 4 सदस्य नामित होंगे। फिर नीति आयोग के 2 प्रमुख हब यानी टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवोन्मेषण हब है। टीम इंडिया हब और ज्ञान नवोन्मेषण है। टीम इंडिया हब में राज्य और केंद्र शासित के बीच इंटरफेस है। ज्ञान नवोन्मेषण हब यानी नीति आयोग की थिंक टैंक है ये। नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं? तो नीति आयोग के उद्देश्य है सलाहकारी संवाद को बढ़ावा देना, राजनीतिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक नीतियों के लिए फ्रेमवर्क का निर्माण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण, दीर्घकालिक जो नीतियाँ होती हैं उनके फ्रेमवर्क का निर्माण करना, अंतर सरकारी और अंतर विभागीय समन्वय बनाना सुनिश्चित करना, विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाना और राज्य की विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो राज्य की विकास की जो गतिविधियां उनमें भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। फिर भारतीय विधि आयोग, भारत में विधि आयोग ये कानून संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय समय पर गठित किया जाता है। तो केंद्रीय विधि आयोग है, तो संबंधित विषयों पर सुझाव देने के लिए समय समय पर गठित किया जाएगा विधि आयोग। ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही संविधिक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा है। तो ये संवैधानिक नहीं है, ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही संविधिक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा है। भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेल्जियम बेंटिंक द्वारा हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1995 में भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ। 21वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान 2018 में। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासन में सुधार आयोग 1966। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में क्या है ये? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासन को सुधारने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्र सरकार में मंत्री बन जाने के कारण हनुमतोय्या का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 2 रिपोर्टों को क्रमशः 1966 में 1970 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है। अब है इसमें भी प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 है। तो कर्नाटक के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वीरप्पा मोराली की अध्यक्षता में 2009 में आयोग ने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली सुधार के अंतर्गत 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं ये। इनकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत दिसंबर 2008 में हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इनकी स्थापना हुई। अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की जांच, तो आतंकवादी गतिविधियों की जांच और अंकुश लगाने के लिए है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वित भूमिका निभाती है। इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील संभव है। तो ये वाली थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी जांच एजेंसियां। अब है ट्राई। इसमें क्या, एक अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायिक और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। अन्य सदस्य चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जो दूरसंचार उद्योग, वित्त लेखन प्रबंधन, दूरसंचार उद्योग में या उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखता हो। तो इसकी स्थापना ट्राई है जी। स्थापना 1997 में। दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण अधिनियम 1997 स्थापना हुई। मुख्यालय दिल्ली में है। एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं का विनियमन करना, दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए निष्पक्ष, समान और पारदर्शी परिवेश का निर्माण करना। तो दूरसंचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष, समान, पारदर्शी सेवाओं का निर्माण करना। सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसिंग शर्तों की अनुशंसा करना। लाइसेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना। दूरसंचार सेवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यही पढ़ा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित है। 2010 के तहत स्थापित है। भारत विश्व का कुल तीसरा जबकि पहला विकासशील देश है। तो हरित अधिकरण वाला भारत है तीसरा और विश्व का तीसरा और विकासशील में पहला है। मुख्यालय दिल्ली में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं हरित प्राधिकरण के, तो भोपाल में है, पुणे में है, कलकत्ता में, चेन्नई। यानी पर्यावरण से संबंधित मामले को देखता है। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत अनिवार्य है कि एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान 6 महीने के भीतर करता है। 6 महीने के भीतर न्यायिक कार्य करता है। इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो हरित प्राधिकरण में पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करेगी। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायाधीश सदस्य विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। तो 10 सदस्य जो हैं अधिकतम पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इन रिवीजन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1974 में हुई। जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत स्थापित संविधिक है। मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। CPCB शक्ति स्रोत है, यानी जल प्रदूषण निवारण नियम 1974 अधिनियम है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 है और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। फिर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसमें आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष सहित 18 सदस्य होते हैं। इसमें 18 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। दिल्ली, पंजाब, तो ये क्या है, वायु प्रदूषण गुणवत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के प्रतिनिधि होते हैं। इसरो है, नीति आयोग है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी शामिल हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। MT कुटिल उद्योग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग की शक्तियाँ, तो आयोग के पास शक्तियाँ हैं कि प्रदूषण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर सकता है, प्रदूषण की शिकायत दर्ज कर सकता है, प्रदूषण की गतिविधियों को विनियमित कर सकता है, प्रदूषण उद्योगों को प्रतिबंधित कर सकता है, वायु गुणवत्ता और प्रदूषण को उत्सर्जन मानकों का निर्धारण करता है। अन्य शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां भी है इसके पास। तो आयोग निर्णय बाध्यकारी होते हैं, प्रदूषण नियंत्रण वो के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होती है। तो कहाँ से? केवल सुप्रीम कोर्ट में। अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वायु प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति होती है, यानी खुद उस मामले को सीधे देख सकता है। प्राधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। तो कैसी संस्थाएं? अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जिसे प्रशासन या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित की जाती है। तो प्रशासनिक कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्राधिकरण अधिकतर ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसे विशेष प्रकृति के मामलों को निपटान करने के लिए, तो विशेष प्रकृति के जो मामले होते हैं निपटान करने के न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की भाग 14(1)(a) में अनुच्छेद 323(a) में प्रशासनिक अधिकरण है। तो अनुच्छेद 323(a) में प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था है। 323(b) में अन्य मामलों में अधिकरण, यानी कर के संबंध में, भूमि सुधार के संबंध में प्रशासनिक अधिकरण है। इन अधिकरणों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 23(a) में केवल लोक सेवा से संबंधित विषय में प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध है। कि लोक सेवा जो है, लोक सेवा के संबंधित प्राधिकरणों की स्थापना है अनुच्छेद 323(a) में। जबकि अनुच्छेद 323 से अन्य विषयों के संबंध में प्राधिकरण की स्थापना था। अनुच्छेद 323(a) के अंदर केवल संसद ही प्राधिकरणों का गठन कर सकती है। कौन? केवल संसद। 323(a) के अंतर्गत। 323(b) के प्राधिकरणों का गठन संसद और विधानसभा दोनों। तो बी के अंदर संसद भी और विधानसभा दोनों गठन कर सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार, केंद्र में प्रशासनिक सुधार, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार CAT अधिनियम के तहत 1985 में गठित केंद्रीय प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण जो है 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण में कुल 18 खंडपीठ हैं। तो प्रशासन के सुधार की जो प्रशासन के संबंध मामले होते हैं, तो उसके संबंध में 18 पीठें गठित की गई हैं। प्रथम नई पीठ दिल्ली में है। प्रधान पीठ जो है, सबसे बड़ी पीठ नई दिल्ली में है। फिर केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण CAT के क्षेत्र अधिकार में अखिल भारतीय सेवा, इसका क्षेत्र अधिकार में कौन आता है? तो अखिल भारतीय की सेवा IAS वाली, और केंद्रीय लोक सेवाओं के केंद्र में अधीन सेवाओं और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी संबंधी मामले इसमें आते हैं। CAT में कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य होते हैं। तो CAT में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति, सदस्य की संख्या कितनी हो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सदस्यों को न्यायिक
और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में चुना जाता है। तो सेवा जो है इसमें न्यायिक सदस्यों को और प्रशासनिक से, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से चुना जाता है। दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं का लाभ होता है। तो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लोग होते हैं इसमें। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों का पद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। हाई कोर्ट होता है उसके समान होता है अध्यक्ष का पद। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति समिति की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। तो सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति समिति की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये न्यायिक कार्य इसलिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ सुन रहा, नहीं तो प्रधानमंत्री की सुनता। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्राधिकरण के 2 अध्यक्ष हैं और सदस्य कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और प्राधिकरण जो है न्यायिक प्राधिकरण, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया व साक्षर के कठोर नियम का पालन करने हेतु बाध्य नहीं है। तो जो प्रक्रिया है कठोर नियमों का पालन करने के लिए हेतु बाध्य नहीं है। प्राधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संहिता के आधार पर सिविल कोर्ट के पास होती। तो सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ ने इनके पास होती हैं प्राधिकरण के पास। और किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है कि हमारे सामने उपस्थित हो, तो नोटिस दे सकता है। फिर केंद्रीय प्राधिकरण जो है निर्णय के विरुद्ध कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं, बल्कि पहले हाई कोर्ट में अपील होगी प्राधिकरण के विरुद्ध। फिर राजभाषा के संबंध में जो मुद्दा है, तो भाग 17 में संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 में 343 से 351 में है ये राजभाषा। तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंकों में अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी है, राजभाषा हिंदी है और सहराज्य भाषा भी जोड़ी गई है इंग्लिश को। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंक वाली है तो वो 1 2 3 4 ये वाली ली गई है। प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन किया। तो 10 वर्ष में राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे जो हिंदी अंग्रेजी की सहकारी आयोग के संबंध में सिफारिश देगा और स्थिति का आकलन करेगा। तभी केवल भाषाई आयोग का गठन, वो अभी तक केवल भाषाई आयोग का गठन हुआ 1955 में JB खरे की अध्यक्षता में। केवल हिंदी तो है इसमें क्या है, केवल हिंदी विकास के लिए प्रयास करेगा। राज्य की राजभाषा के संबंध में राज्य विधान मंडलों को कानून बनाने का अधिकार है। तो राजभाषा के संबंध में राज्य के विधान मंडल होंगे, वो अपने अपने लिए कानून बनाएंगे। 8वीं अनुसूची के बाहर की किसी भाषा को राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। तो 8वीं अनुसूची है तो से बाहर किसी भी भाषा को किसी राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। केंद्र राज्य के बीच संबंध पत्राचार की भाषा हिंदी अंग्रेजी हुई। तो पत्राचार की जो भाषा हुई केंद्र राज्य के संबंधों के बीच बात की तो वो हिंदी अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्रत्येक कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की अंग्रेजी में कार्यवाही होगी। कोई राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भाषा को संबंधित हाईकोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भाषा को संबंधित हाई कोर्ट की कार्यवाही का भाषा, तो कोई भाषा है जैसे हाई कोर्ट में उसमें कार्रवाई करनी है तो उसको भाषा का दर्जा दे सकता है। किंतु बावजूद हाई कोर्ट के निर्णय आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी अधिकारी के समक्ष अपनी भाषा बोलने में अपना पक्ष रखने का हकदार होगा कि अपनी भाषा वो बोल सकता है। और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाने की व्यवस्था है।
अब है अनुच्छेद। इतने सारे अनुच्छेद हैं, इनको एक एक करके याद करना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। अब याद करने वाले हैं इसमें अनुच्छेद, हर आर्टिकल में क्या है। तो पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है राज्यों का प्रवेश स्थान। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का किस तरह से नए राज्य को लाएंगे और प्रवेश करेंगे या स्थापना करवाएंगे। अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण और सीमाओं का नाम में परिवर्तन। तो सीमाओं जो राज्य की हैं उसमें परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्य में प्रवेश करना है तो या नए राज्य की स्थापना करनी है तो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची जो है के संशोधन हैं इसमें। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन और 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान में प्रारंभिक नागरिकता, सबसे पहले नागरिकता कहाँ मिलेगी। तो अनुच्छेद 5 में संविधान में प्रारंभिक नागरिकता है। 6वां है भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो भारत में आए हैं उन्हें व्यक्तियों को नागरिकता। तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। 5 में प्रारंभिक नागरिकता। 7 में पाकिस्तान जाने वाले, जो पाकिस्तान चले गए फिर लौट कर आए तो उन्हें नागरिकता। तो इसमें भारत आने वाले व्यक्तियों पहले भारत को, 5 में भारत प्रारंभिक नागरिकता, फिर भारत आने वालों को नागरिकता, फिर पाकिस्तान चले गए जो उन्हें जाकर लौटे हैं उन्हें नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारत के बाहर रह रहे हैं उन्हें नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 19 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता ना होना, यानी विदेशी राज्य की अगर नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। अनुच्छेद 9 में है। 10वां है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे, यानी बिना किसी विधि के उल्लंघन के या कोई उसके नागरिकता नहीं छीन सकता। तो नागरिकता के अधिकार बने रहना अनुच्छेद 10 में है। 11 संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय। नागरिकता को कौन बनाएगा या कानून करेगा, तो संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय होगा। राज्य की परिभाषा है इसमें। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय होगा। 13 मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण वाली विधियां हैं। मूल अधिकार हैं उसमें जो पुरानी विधियां हैं तो अल्पीकरण किस तरह से लागू होंगी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के अल्पीकरण वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 धर्म जाति लिंग भेदभाव पर प्रतिषेध होगा। तो धर्म जाति लिंग के भेदभाव पर प्रतिषेध। धर्म जाति लिंग के आधार पर यहाँ प्रतिषेध, 5 आधारों पर प्रतिषेध। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर प्रतिबंध है। फिर लोक नियोजन के अवसर में समानता, इसमें 7 उद्भव के जो अवसर जोड़ जाते हैं तो इसमें सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी। अस्पृश्यता का अंत 17 में। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं में। 20 में अपराधों में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण को वैसे ही बिना विधि के और बिना उचित विधि के कोई नहीं छीन सकता, तो इसमें स्वतंत्रता है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से
वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A जैसे 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और जीवन का अधिकार टाइप है इसमें। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण होगा। फिर 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का बालाश्रम जो है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम जो करवाते बिना पैसे के आश्रम शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव के दुर्व्यापार पर फिर कारखानों में बलाक नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में खतरनाक कारों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24। 25 है धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 25 में धर्म आचरण विचार की स्वतंत्रता है। 16 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं तो इसमें अपना सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो 29 जो है अल्पसंख्यक पर, तो ये 25 है, एक 26 है। फिर है अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण 29 में। और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अच्छा 30 में है शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने तथा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 है। 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। तो अधिकार जो है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है। उपचार का है इसमें। फिर 36 में परिभाषा है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। 48 में कृषि पशु संगठन है। 48 में क्या है? कृषि है, पशुपालन संगठन है। 48 के काम है पर्यावरण वन और वन्य जीव संरक्षण। 48 काम है पर्यावरण वन और वन्य जीव संरक्षण। 39 में राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक काम है। 51 काम है मूल कर्तव्य। 53 में है संघ की कार्यपालिक शक्ति। संघ की जो क्या है कार्यपालिका की शक्ति है 53 में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति कैसे चुनाव होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति 53 में। 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस विधि से चुनाव होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 54 के बाद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। ये कब तक पदावधि पर बना रहेगा? तो राष्ट्रपति की पदावधि 56 में है। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? तो 58 में राष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यताएं। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो इसमें योग्यताएं 58 में योग्यताएं, 59 में पद की शर्तें। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति महाभियोग 61 में है। 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति। यानी राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने, राष्ट्रपति पद अगर किसी व्यक्ति को पद भरना है तो व्यक्ति निर्वाचन का समय और रीति क्या होंगी? 62 में हम भारत का उपराष्ट्रपति, वो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का पद है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद है, सभापति होगा। तो 64 में सभापति हो राज्यसभा का सभापति होगा और 63 में उपराष्ट्रपति का पद है और 64 में उपसभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो 65 में कि राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। 65 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है, कब तक बने रहेगा? तो पदावधि 67 में है।
और 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन। यदि उसका पद उपराष्ट्रपति का रिक्त है तो कैसे भरा जाएगा। 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति भरने का निर्वाचन है। 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। क्या शपथ लेगा उपराष्ट्रपति, तो 59 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के अन्य आकस्मिकताएं यदि कोई हो है नहीं है राष्ट्रपति तो किस तरह के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विषय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। 72 में क्षमादान की शक्ति। 72 में किसकी क्षमादान करने की शक्तियाँ दी गई हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 73 में संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कार्यपालिका शक्ति 73 में। 74 में राष्ट्रपति सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो 74 में राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का जिक्र 74 में है। 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध है कि मंत्री किस तरह से होंगे, तो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हुई, 74 में लिखा है। 75 मंत्रिपरिषदों के बारे में उपबंध है। 76 में महान्यायवादी। भारत में एक महान्यायवादी होगा तो अधिवक्ता होगा वो महान्यायवादी। 76 में महान्यायवादी। 77 में भारत का कार्य का संचालन, भारत के कार्यों का संचालन 77 में। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने वाले प्रधानमंत्री का कर्तव्य हो गया राष्ट्रपति को जानकारी दे। 78 में 79 में संसद का गठन। 79 में संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। तो 80 में राज्यसभा है, पहला सदन है तो पहले राज्यसभा। 81 में लोकसभा की संरचना, तो 81 में लोकसभा। 79 में संसद। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 83 संसद के दोनों की अवधि, संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी होगी, तो 83 में है संसद के दोनों सदनों की अवधि इसके 5 साल, राज्यसभा की 6 साल, लोकसभा की 5 साल। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि 83 में है। 84 संसद के दोनों सदनों के लिए आहताएं, क्या योग्यताएं होंगी या आहताएं होंगी, 84 में है। 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन। 85 में संसद का सत्र का अवसान या और विघटन, सत्र का मतलब लगेगा और कब विघटित होगा। 85 में है सत्रावसान। 67 में है राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण। 67 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो 67 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण देंगे। 88 में दोनों सदनों के मंत्री महान्यायवादी का अधिकार। महान्यायवादी 88 में दोनों सदनों के लिए महान्यायवादी। तो 88 में संसद के दोनों संसद के सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार हैं कि क्या क्या अधिकार होंगे, किस तरह से बैठ सकते बोल सकते हैं। तो 88 में है। 89 में राज्यसभा सभापति के उपसभापति हैं, तो 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 89 में राज्यसभा का सभापति क्या कार्य करेगा और उपसभापति क्या कार्य करेगा, तो 89 में सभापति उपसभापति। 88 में महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार हैं सदनों में। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, तो उपसभापति किस तरह से रिक्त होगा, पद हटाएगा। 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। सभापति किस तरह से कर्तव्य का पालन करेगा और उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, तो सभापति के लोग क्या शक्तियाँ होंगी उसके बारे में 51 में है। तो सभापति की शक्ति, राज्यसभा के सभापति की शक्ति 51 में है। और 92 में सभापति उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना, तो सभापति और उपसभापति के पद कब हटाने का विचार, तो इसमें हटाने का विचार है। 92 में सभापति उपसभापति को पद से हटाने का विचार, और इसमें सभापति के कर्तव्यों का पालन की शक्ति 91 में है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष।
93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। तो इसमें 91 में सभापति है, 92 में सभापति उपसभापति हैं, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। तो 92 में सभापति उपसभापति, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिर 94 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त किस तरह से होगा? जैसे 92 में सभापति उपसभापति को पद से हटाने का विचार था, ऐसे ही 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ। अध्यक्ष क्या काम करेगा? 95 में अध्यक्ष की कर्तव्य शक्तियाँ। 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को हटाने का संकल्प हो तब पीठासीन ना हो। तो 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस तरह से हटाने का प्रस्ताव करेंगे? 96 में है। 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके वेतन भत्ते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति 97 में सबके वेतन भत्ते हैं। 98 संसद का सचिवालय कैसा होगा? तो संसद का सचिवालय 98 में है। 99 संसद द्वारा शपथ प्रतिज्ञा, सदस्यों द्वारा शपथ। तो संसद के सदस्य जो हैं 99 में हैं कि सदस्य शपथ कैसे लेंगे। फिर 100 में संसद के मतदान रीतियों को होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गढ़पूर्ति। तो गढ़पूर्ति के बारे में क्या है? और संसद के मतदान रीतियों के किस तरह से हो गए? तो 100 में है कि संसद में मतदान की रीति होते हुए भी दोनों सदनों मतलब मतदान होते हुए भी गढ़पूर्ति नहीं है तो क्या नहीं होगा काम। फिर 108 में है देशों में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया 108 में। 9 में धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो धन विधेयक काय में है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में। और परिभाषा है धन विधेयक की 110 में, प्रक्रिया 109 में है। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति, 111 विधेयक को अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 विधेयक की अनुमति देंगे 111 में। विधेयक वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। 118 प्रक्रिया के नियम। फिर 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रामती काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। जब संसद के सदन नहीं है तो अध्यादेश की शक्ति 123 में 1, 2, 3 इसमें अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। 126 में कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 24 में। मुख्य और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते 125 में है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में है। 27 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर 28 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है 28 में है। तदर्थ न्यायाधीश थोड़े समय के लिए न्यायाधीश बनाना 127 में है। तो मुख्य न्यायाधीश 126 में, तदर्थ न्यायाधीश 27 में, सेवानिवृत्त 128 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में। 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। मुख्य न्यायाधीश 126 में। अब हम
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 में है, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 30 में है, 130 में। 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। आरंभिक अधिकारता 131 में है, क्या आरंभिक अधिकारता 131। फिर निर्णयों का आदेश का पुनर्अवलोकन करेगा, 137 में है। तो 137 में है पुनर्अवलोकन, 131 में है आरंभिक अधिकारता। आरंभिक अधिकारता 131 में है, 37 में पुनर्अवलोकन है। फिर 10 में अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो परामर्श करने की शक्ति, परामर्श करेगा राष्ट्रपति, 143 में है। 143 के अंदर राष्ट्रपति परामर्श करने की शक्ति है। 144 में सिविल न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। तो सिविल और अन्य पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। और 158 में भारत का न्यूनतम महालेखा परीक्षक। 158 में न्यूनतम लेखा परीक्षक CAG, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 में महानियंत्रक लेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 149 में महानियंत्रक लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होंगी। तो महालेखा परीक्षक है, उसके कर्तव्य शक्तियाँ होंगी। तो एक महानियंत्रक लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में होगा, कर्तव्य उसकी शक्तियाँ 149 में है। 50 में संघ राज्य के लेखन का स्वरूप। संघ राज्य का लेखा का स्वरूप कैसा होगा, अनुच्छेद 150 में है। और राज्यों में राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। है। 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की तो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति की बात हो रही है 154 में, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। फिर 55 में राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होगी। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें 54 में है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, उसमें 164 में थी। 56 में 156 में राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल कितनी अवधि तक बने रहेगा, तो 156 में है। राज्यपाल की पदावधि 156 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 154 में राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति है। 55 में नियुक्ति है। 56 में 156 में राज्यपाल की पदावधि है, कब तक बना रहेगा, पदावधि है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अहदा, योग्यताएं क्या होंगी। 57 में है योग्यताएं राज्यपाल की क्या होंगी। 58 में राज्यपाल के पद की शर्तें क्या होंगी, तो शर्तें 58 में होंगी। 149 में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 149 में राज्यपाल की शपथ क्या होंगी और प्रतिज्ञा क्या होंगी, शपथ और प्रतिज्ञाएं। 163 में राज्यपाल सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो अनुच्छेद 163 में है कि मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल की सहायता के लिए, 163 में है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता होगा, तो यहाँ राज्य का महाधिवक्ता भी होगा। फिर 166 है, तो 166 में राज्य सरकार का संचालन होगा। 67 में राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य हो। 67 में है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, राज्यपाल को जानकारी देने में। 67 है। 68 में राज्यपाल के विधानमंडल का गठन, राज्य के विधानमंडल का गठन होगा 68 में। तो 68 में राज्य के विधानमंडल का गठन होगा। 170 में विधान सभाओं की संख्या, विधानसभा की संरचना कैसी हुई, 170 में है विधानसभा की संरचना क्या हुई। 71 में विधान परिषद की संरचना क्या होगी। 70 में विधानसभा की संरचना, 71 में विधान परिषद की संरचना। 72 में राज्य के विधानमंडल की अवधि क्या होगी, यानी कितने वर्ष तक चलेगा, तो 5 वर्ष तक चलेगा। तो 72 में राज्य के विधानमंडल की अवधि। 76 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 76 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा।
176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। 177 में संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या होंगे। तो सदस्यों के और मंत्रियों के मताधिकार क्या होंगे राज्य में। 177 में है मंत्रियों और महाधिवक्ता के 177 में है। 178 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे विधानसभा के। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य की शक्तियाँ क्या होंगी। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर पीठासीन ना होंगे वो। तो 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाए जाने का प्रावधान है। फिर सभापति उपसभापति विधान परिषद होगी। 182 में है कि विधान परिषद होगी तो सभापति उपसभापति होंगे। 183 में सभापति उपसभापति रिक्त होने का पद का और त्याग हटाया जाना है। 83 में सभापति उपसभापति को भी हटाया जाना। तो राज्य के संबंध में ये सब। 184 सभापति के पद के कर्तव्यों की शक्तियाँ। सभापति ये कर्तव्य क्या होंगे। 85 में सभापति उपसभापति पद से हटाए जाने के विरोधी होने पर उसका पीठासीन ना होना, यानी पीठासीन नहीं होंगे सभापति भी उपसभापति भी। जब पद से हटाया जाएगा तो पद से विचाराधीन नहीं होंगे। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते हैं। तो वेतन भत्ते 186 में है। वेतन भत्ते 87 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 88 में संसद द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। 188 में शपथ और प्रतिज्ञा लेंगे। अब है 89 सदनों में मतदान रिक्त होने पर यानी मतदान रिक्तियां होने पर भी कार्यों की यानी गढ़पूर्ति के संबंध में है। 189 199 धन विधेयक राज्य में धन विधेयक 199 200 में विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 102 में वार्षिक वित्तीय विवरण 102 में राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण 102 में। फिर अध्यादेश स्थापित करने की शक्ति 213 में है। राज्यपाल की है ये शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर 114 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 114 में तो हाई कोर्ट की स्थापना 114 में है 214 में 214 में है राज्य उच्च हाई कोर्ट की स्थापना की शक्ति 214। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिलेख न्यायालय होगा तो अभिलेख न्यायालय होगा 225 में 15 में है 215 में क्या अभिलेख न्यायालय होगा। और स्थापना हो राज्यों में उच्चतम हाई कोर्ट होगा 114 में है 115 में है कि अभिलेख न्यायालय होगा 116 में है उनका गठन उच्चतम न्यायालय का गठन। तो 16 में है राज्यों के हाईकोर्ट का गठन इसमें उच्चतम न्यायालय होगा बताया है। अभिलेख न्यायालय होगा 115 में 16 में गठन होगा उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें। नियुक्ति किस तरह से होगी न्यायाधीश की शर्तें क्या होंगी 217 में 217 में नियुक्ति और शर्तें। 221 में न्यायाधीशों के वेतन 221 में न्यायाधीशों के वेतन है। फिर 189 वाला हो गया था। हाँ यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण 202 वही है। फिर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण है 2 यानी 222 में न्यायाधीश एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। तो न्यायाधीशों का अंतरण यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना अनुच्छेद 222 में है। 223 में कार्यकारी मुख्य मूर्ति की नियुक्ति यानी मुख्य यहाँ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 123 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 223 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 223 में। अन्य न्यायाधीश 224 में अन्य न्यायाधीश 224 में मुख्य न्यायाधीश 223 में।
226 में कुल रीट निकालने की और हाई कोर्ट की शक्ति। तो रीट निकालने की शक्ति 226 में, रीट निकालने की शक्ति 226 में, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में, मुख्य न्यायाधीश 223 में। रीट निकालने की शक्ति 226 में है। 131 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना होगी। 131 में है, अनुच्छेद 131 में है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। 131 में है। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय, संघ राज्य से यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है दो वहाँ उच्च हाई कोर्ट की स्थापना। 141 में है संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय, और दो से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना 131 में है। जिला न्यायालय 133 में है। 243 में पंचायत नगर पालिका सलाहकार समितियां। अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका की सलाह समितियां। 243 पंचायत और नगर पालिका की सलाहकार समितियां हैं। 44 में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 243 में नगर पालिका और सलाहकार समिति है। अब है अवशिष्ट स्थायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 228 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। अच्छा 252 में दो से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो संसद की शक्ति है राज्यों के लिए विधि बनाने की। अनुच्छेद 252 में दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। 256 में राज्य संघ की बाध्यताएं। तो 256 बाध्यताएं हैं। 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो राज्यों पे 257 बताइए संघ का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी और नदी दोनों जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय। तो नदी जल विवाद का निर्णय अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 262 में अंतर्राज्यीय नदी न्यायालय नदी के लिए विवाद। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद 263 में है। 263 में अंतर्राज्यीय दो राज्यों के बीच विकास के लिए परिषद बनेगी। 266 में है संचित निधि राज्य की संचित निधि। 266 में राज्य की संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। 269 में संघ द्वारा उद्घटित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो अनुच्छेद 249 में 269 में है संघ द्वारा संग्रहित किंतु राज्य को सौंप दिए जाने वाले कर। तो राज्य को सौंपे जाने वाले कर राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। दो 270 नहीं है यहाँ। अब सीधे अनुच्छेद है 317 महत्वपूर्ण वाले अनुच्छेद बस इसमें। तो 317 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना निलंबित किया जाना। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 में प्रशासनिक प्राधिकरण। 323 के खा में अन्य विषय के प्राधिकरण। 324 में निर्वाचन अधिकरण निर्देशन नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। तो निर्वाचन आयोग 324 में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन के जो निर्देश होंगे वो निर्वाचन आयोग 324 में है।
329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। तो निर्वाचन मामले के न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है कि न्यायालय निर्वाचन में किस तरह हस्तक्षेप करेगी। तो निर्वाचन में न्यायालय किस तरह हस्तक्षेप करेगी 329 में है। 329 में न्यायालय के हस्तक्षेप निर्वाचन में। जो 330 में लोकसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों पर जो 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोकसभा में स्थान 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि जाएंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय 331 में लिखा है। 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान। तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अब राज्यसभा में 332 में है। 332 में राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान लोकसभा में 30 में था और राज्यों में 32 में है। 332 में 331 में आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में था। 333 में राज्य विधानसभा में 333 में क्या है विधानसभा में आंग्ल भारतीय राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय। 317 ये वही है। अब 344 राजभाषा संबंधित आयोग और संसद की समिति। तो राजभाषा के संबंध में 344 में है। 350 के काम है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी 350 में लिखा है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। हिंदी भाषा का विकास होगा 351 में हिंदी भाषा का विकास। 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। तो 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। फिर अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। 360 में वित्त आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है। 394 राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुच्छेद 394 में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुच्छेद 394 में है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत सरकार अधिनियम 1953 में इसके अन्य पूरक अधिनियम जिनमें पीवी कैसल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यह रद्द किया जाता है। इस तरह से अनुच्छेद भारतीय संविधान में भाग में क्या है ये और याद कर लेते हैं। तो भाग 1 में संघ राज्य का क्षेत्र है। संघ राज्य का क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ राज्य के क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 104 तक भाग पहला। भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक चलेगी। नागरिकता अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता है। 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और 51 तक है। भाग 4A जोड़ दिया इसमें मौलिक कर्तव्य है और 51A अनुच्छेद 51A बस है इसमें। भाग 5 में संघ के कार्य हैं और अनुच्छेद 52 से चलता है। भाग 5 संघ के कार्य और अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 151 तक संघ के कार्य है। अनुच्छेद 151 तक संघ के कार्य 52 से 151 तक। अनुच्छेद 6 में राज्य के कार्यपालिका है। 6 में भाग 6 में राज्य है और 152 से लेकर 237 तक चलती है। तो 152 से लेकर 237 तक चलती है।
152 से 237 तक है। राज्य भाग 6 में। भाग 7 में है संविधान संशोधन 7वां संशोधन और 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अभी तो भाग 7 जो है निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब सीधे 237 के जो अनुच्छेद हैं 237 के अनुच्छेद, उसके बाद सीधे भाग 8 आएगा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 के बारे में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है और भाग 8 में 7वां रद्द कर दिया गया। भाग 8 में 239 से 242 तक है। तो अनुच्छेद 249 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं। अनुच्छेद 243 से 230 तक होंगी। अनुच्छेद 243 से ये 4 नहीं होगा, यहाँ 230 तक होंगे। तो पंचायतें 243 से 230 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9(1) में नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 पी में 243 जेड जी भी है। पी से लेकर 243 जेड जी तक है। फिर भाग 9 का बी है, इसमें सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियां बनाई गई हैं। तो भाग 9 जो है उसमें नगर पालिका है। फिर भाग 9 का ए में 9 में पंचायतें हैं, 9(a) में नगर पालिका है, 9(b) में सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां हैं और ये हैं अनुच्छेद 243 के जेड एच से जेड टी तक। फिर भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति है। अनुच्छेद 244 से 244 ए में है। 244 से 244 ए में है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति। भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध। संघ राज्य के संबंध भाग 11 में है। संघ राज्य के संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के बीच। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है संघ राज्य के बीच संबंध। भाग 11 संघ राज्य संबंध भाग 11। अनुसूचित जाति जनजाति भाग 10 है। और भाग 12 में वित्त संबंधी विवाद है। वित्त अनुच्छेद भाग 12 है जो, इसमें वित्त संपत्ति संपदाएं वाद हैं। तो अनुच्छेद 264 से 300 तक है ये संपत्ति के बारे में। भाग 12 संपत्ति भाग 12 नगर पालिका पंचायत नगर निगम ये सारी भाग 9 में है। 10 में अनुसूचित जाति जनजाति, 11 में संघ राज्य संबंध है, 12 में वित्त संबंधी विवाद है, 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, भारतीय राज्य में व्यापार वाणिज्य है। और अनुच्छेद 301 से 307 तक है। व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 तक है। व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक है। भाग 14 है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। 14 में क्या है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 114 भाग 14 है। तो भाग 14 में अधीन सेवाएं हैं 308 से 323 तक है। 308 से 323 तक है। भाग 14 का ए अधिकरण है, मतलब इन व्यापार जो सेवाएं चलेंगी तो उनके संबंध में न्यायालय भी तो चाहिए होगे, तो उसके संबंध में भाग 14 का ए में अधिकरण बनाए गए हैं। अधिकरण 323 से 323 बी में है। अधिकरण 323 ए से 323 बी तक है। फिर निर्वाचन भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 ए में है। तो निर्वाचन भाग 15 में है। अधिकरण 14 ए में है। संघ राज्य अधीन सेवाएं उसमें है। 16 में कुछ वर्गों के लिए उपबंध संबंध है। कुछ वर्गों के लिए उपबंध है। 16 भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए उपबंध है। 30 और 42 में है। फिर राजभाषा भाग 17 में है। भाग 17 में राज्य भाषा होगी। भाग 17 में राजभाषा होगी। अनुच्छेद 43 से 343 में 351 में है। फिर आपातकाल उपबंध भाग 18। आपातकाल भाग उपबंध 18 में आपातकाल है। 17 में भाग भाषा है। 29 में प्रकीर्णन यानी
प्रकीर्णन है। 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में है संविधान संशोधन, भाग 20 में 368 में अनुच्छेद में संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध है। तो संकरणकालीन उपबंध 21 में है। 22 में संक्षिप्त नाम भाषा हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 93-95 में है। तो इस तरह से ये सारे भाग थे। 22 भाग हैं संविधान में। भारत के संविधान के स्रोत 26 जनवरी स्रोत कहाँ से लिया गया? 26 जनवरी 1949 में संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अपनाया गया 1949 में और लागू हुआ 1950 में। तो कहाँ से क्या लिया गया है इसमें भी है। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से नागरिकता, संसद की प्रणाली, संसद के विशेष अधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। अमेरिका से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन न्याय। अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना। फिर यूएसएसआर से यानी रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, समाजवाद लिया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजनाएं। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस तरह से होंगे ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। और इसमें जी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जी फ्रांस से लिया है। कनाडा में संघात्मक व्यवस्था, संघ कैसा है कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में ये है, राज्यपाल का पद कनाडा से, जीएसटी स्वरूप कनाडा। राज्यसभा में आयरलैंड है, आयरलैंड से राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत थे वो है। राष्ट्रपति निर्वाचन रीति है, नीति निषेक तत्व, नीति निषेक तत्व गारंटी के आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की नीति। जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया है और आपातकाल उपबंध है, इस तरह से ये लिए गए हैं। अब संविधान की अनुसूचियां और रह गई हैं। अनुसूची कौन सी अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में संघ राज्य संबंध है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति के बारे में तो हाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा जैसे सबके वेतन भत्ते हैं। तो वेतन भत्ते सभी वरिष्ठ अधिकारियों के। तीसरे में है कि उनके न्यायाधीशों की शपथ, सबकी शपथ होती है। मंत्री, राष्ट्रपति की शपथ तो अनुच्छेद 60 में है। तो इन सब और सबकी शपथ है, इनमें बड़े लोगों की शपथ है। तो अनुच्छेद 3 में शपथ है, दूसरे में वेतन भत्ते हैं, तीसरे में संघराज्य क्षेत्र है, चौथे में राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी या किसी भी क्षेत्र से किस तरह होंगी। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन, यानी 4 राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्षेत्रों में प्रशासन के लिए है। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य की समवर्ती सूची, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में संबंध है। 8वीं में भाषा है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं दल बदल निरोध और 11वीं में पंचायती राज संबंध। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है। तो ये है सबसे ज़्यादा बोलने वाली चीज़ मुझे लगता है कि रीट है जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश मतलब है व्यक्ति को सामने लाया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्ति को सामने लाया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं सरकारी कार्य हेतु। तो परमादेश में आदेश देना सरकारी कार्य के लिए। प्रतिषेध, निचली अदालतों को रोकना, प्रतिषेध में निचली अदालतों को रोकना। उत्प्रेषण में मामला भेजना और अधिकार किसी अधिकार से, ये भूल जाते हैं। तो
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में पहला तो है ही कि सशरीर प्रस्तुत करें। परमादेश में हम आदेश देते हैं या न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या संस्था, सरकारी अधिकारी को दिया जाता है या संस्था को कानूनी कर्तव्यों को पालन करने के लिए, तो कानून कर्तव्यों को पालन करने के लिए दिया जाता है। परमादेश। प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना, प्रतिषेध यानी रोकना, और उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को दिया जाता है। निचले अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के रोकने के, प्रतिषेध यानी रोकना। उत्प्रेषण, इसका अर्थ है पूर्व सूचित होना या प्रमाणित होना। किसी लंबित मामले में निचली अदालत में से ऊपर भेजना या निजी अदालत में आदेश को रद्द कर देना, तो उत्प्रेषण, आदेश को रद्द कर देना। अधिकारपेक्षा, तो इसमें इसका अर्थ है जिस अधिकार या वारंट द्वारा किसी सार्वजनिक पद या अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए जारी किया जाता है। अधिकारपेक्षा, किस अधिकार के तहत आपने कब्जा किया है, किस अधिकार से, अधिकारपेक्षा। तो ये है।